गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। नमस्ते जी, नमस्ते। शुरू करें भाई। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है तो कंप्लीट करते हैं ना। फार्म अकाउंटिंग, इससे जो पूछने लायक एक एंट्री बनती थी वो उन्होंने लास्ट टाइम में पूछ ली थी। एक ही जो है वो एंट्री इसमें पढ़ने लायक थी। हिंदी के नोट्स जो है वो भाई अपडेट हो रहे हैं, कॉरपोरेट के काफ़ी हो गए हैं। आज जो काफ़ी स्टेट्स के हो जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फार्म, जो खेती बाड़ी करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो अपन ने लिख रखे हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत होती है इसमें कि भाई जो जानवर है उनका वैल्यूएशन किस तरीके से करें। कि फिक्स एसेट माना जाए उनको या करंट एसेट माना जाए, मेन समस्या उनकी यही है। बाकी इंडिया में जो है वो इसके बारे में ज़्यादा इसकी अकाउंटिंग की कोई खास ज़रूरत बनती नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं कोई रूल वगैरह बना नहीं रखे। जबकि जहाँ पर फॉरेन के अंदर एग्रीकल्चर जहाँ पर टैक्सेबल है, वहाँ पर कुछ जो है वो रूल वगैरह बता रखे हैं, उन्हीं को अपन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई जो फसलें हैं और जो पशु है, पशु वगैरह जो भी अपन पशुपालन जो भी कर रहे हैं उनका वैल्यूएशन कैसे करें। फायदा क्या है, पूरा थियोरेटिकल है। बिल्कुल सिंपल सही है कि फायदा क्या है। एक तो सबसे पहले से पहले तो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट अगर कोई है, कोई कानून अगर कहता है कि भाई आपको एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग करनी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। अपने इंडिया में तो ऐसा कोई बोलता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, ये यूके जो है वो उत्तराखंड नहीं है, यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर। अच्छा, वो यूके आगे लिख रखे ना। इन वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो, कुछ कंट्रीज में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर रखा है, और वहाँ पर जो है इसकी अकाउंटिंग कंपलसरी कर रखी है, तो वहाँ पर उनकी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डाटा से कि भाई क्या क्या चीज़ में कितना कितना खर्चा हुआ, फसल बेचने से क्या इनकम हुई, नेट जो है वो एग्रीकल्चर से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लोन लेना है बैंक के पास, तो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट होंगे तो आसानी से ले पाओगे, और आपको फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पता चल पाएगी। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, नॉर्मल जैसा डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं सेम वो का वो, कोई ऐसी जो है वो इसके अंदर अलग चीज नहीं है। जनरली बिजनेस इज कैरिड ऑन कैश बेसिस। इसके अंदर नॉर्मली बिजनेस जो वो कैश बेसिस के अंदर होता है। अब जो जनरली लिखा है वहां से क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस जो वो, हाँ, तो यहाँ समझिएगा जो जनरली लिखे हुए हैं ना, जनरली के साथ वर्ड लिखे हुए हैं ना, वो उनसे क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा कम चांसेज है। रीजन ये है क्योंकि जनरली है, मतलब कोई रूल तो है नहीं, और जनरली जो है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो कोई जो है वो सिंगल एंट्री भी कर सकता है, या फिर जनरली बिजनेस जो कैश बेसिस पे रखता है। कोई अच्छे से अगर उसका एग्रीकल्चर फार्म है और बढ़िया से बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो चाहे तो अक्रूवल बेसिस पे भी रख सकता है। यहाँ पर कैटल जो है ना, जो पशु वगैरह जो रखे गए हैं, जिनको कॉमर्शियल पर्पज के लिए, जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह रखी गई है, और जिनका मिल्क वगैरह सेल करने का इरादा है, या फिर मुर्गी पालन या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, मछली पालन या जो भी, और जिनको सेल करने के पर्पज से रख रहे हैं, तो इन जो भी एग्रीकल्चर जो कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, जो किसान है उसके लिए तो ये क्या होगी, एक तरीके से एसेट होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको फिक्स एसेट माना जाए या करंट एसेट माना जाए। वैसे इसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन से फिक्स एसेट वाले हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डेथ और इलनेस का फैक्टर आता है कि उसकी कभी भी जानवर की डेथ हो सकती है, और बीमारी वगैरह लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से इसको करंट एसेट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, फिक्स एसेट मानने में दूसरी समस्या ये भी है कि फिर डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, क्योंकि लाइफ तो कोई सर्टेन नहीं है। डेप्रिसिएशन लगाना फिर जो वो और बुरा होगा, और किसी भी जीवित कोई भी प्राणी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना तो एक अच्छी बात भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि भाई जो भी कैटल वेल्थ है जो भी रख रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या मानी जाएगी, करंट एसेट मानी जाएगी।
और क्योंकि करंट एसेट है तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा नहीं। और कई बार जो वो अपन जमीन के अंदर डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, जैसे कई बार खेत जो होता है वो क्या होता है, उसकी इस तरीके से ढलान में हो जाता है खेत, या फिर थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है, या फिर उसकी जो उसमें जो पेड़ पौधे बबूल वगैरह ज़्यादा लग रखे होते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कुछ, जो उसमें काम करवाते हैं कि भाई ट्रैक्टर चला के अपन ने क्या करवा दिया, उस खेत को सीधा करवा दिया। कुछ खेत जो जैसे अपन कहते हैं कि भाई ये जो वो एक साइड के अंदर दोरा है, तो वहां से जो है वो सही उनकी खेती बाड़ी नहीं होती है, या फिर पानी रुकता नहीं है, तो उसके इसके अंदर उसको समतल करवाते हैं। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट का अगर जमीन पे खर्चा करेंगे तो उसको क्या करेंगे अपन, उसकी कॉस्ट के अंदर जोड़ देंगे। और अगर उसकी कॉस्ट जो वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, तो जितना वैल्यू ज़्यादा उसको धीरे धीरे क्या कर देंगे, आने वाले सालों में राइट ऑफ कर देंगे। ये एक एंट्री पूछी गई थी, ये एक ही एंट्री जो होती है वो पूछने लायक थी कि अगर यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, जो खेती वगैरह कर रहे हैं, तो जैसे गाय और भैंस रख रखी है, तो उनका दूध जो वो बेचा भी जा रहा है और घर के अंदर भी कंज्यूम किया जा रहा है। तो जितना घर के अंदर कंज्यूम किया जाता है, नॉर्मली यहाँ पर छोटे किसान होते हैं, वो अलग अलग अकाउंट तो रखते नहीं कि ये बिजनेस के लिए अकाउंट है और ये मेरे लिए है, क्योंकि उनका जो घर है वही खेत है, और वो दोनों उनका मिक्स ही चलता है, मतलब उनका ऐसा कुछ अलग होता नहीं है। तो जो पशु रख रखे हैं उनके जो मिल्क वगैरह उनको सेल भी करते हैं और उसको खुद कंज्यूम भी करते हैं। तो जितना कंज्यूम करते हैं वो क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। तो वो नॉर्मली कैश लेते हैं तो क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर अगर मिल्क और क्रॉप ले रहे हैं, जैसे जो फसल है उसको घर वाले यूज कर रहे हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिल्क और क्रॉप हो जाएगा। वेजेज का पेमेंट जो है, जैसे अपन यहाँ पर राजस्थान में जैसे कहते हैं लाइए लेके आना, जो जिनको बुलाते हैं और अपन काम करवाते हैं, मतलब जो किसान जो है वो काम करवाता है, उनको पेमेंट जो है वो कैश में भी किया जा सकता है, और कई बार उनको पेमेंट कैश में ना देके उनको बदले में जो मिल्क या क्रॉप या ऐसा कुछ दे दिया जाता है, धान दे दिया जाता है, ऐसा कुछ दे दिया जाता है। तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो सकता है, या फिर टू मिल्क और क्रॉप भी हो सकता है। बाकी इसके अंदर एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नया बात इसके अंदर लिखी नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट इन उत्तराखंड, वहाँ लिखा है कि एनिमल पे 75% ऑफ मार्केट वैल्यू पे होगा, और स्टैंडिंग क्रॉप है, जो फसल खड़ी हुई है मतलब जिनको काटना बाकी है, उनको 85% ऑफ मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना होगा। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और यहाँ पर क्या किया जाता है, कैश बुक बहुत सारे कॉलम में बना दी जाती है। ये नॉर्मली कैश बुक ही बनाते हैं किसान, इतनी ज़्यादा इनको आती नहीं है अकाउंटिंग, और नहीं ये इतना उस पर पंचायती करते हैं। तो ये एक एनालिटिकल कैश बुक बना लेते हैं, भाई इस मामले में कितना गया, फसल के लिए कितना गया, बीज वगैरह के लिए कितना गया, और पशुओं के चारे के लिए कितना गया, ये इस साइड से। उससे वो ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, कॉलम कॉलम के हिसाब से। कॉलम के हिसाब से मतलब फसल के लिए अलग बना दिया, और पशुओं के लिए अलग बना दिया, और मुर्गी पालन वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कर दिया, यूँ अलग अलग बना देते हैं, और उससे फाइनल अकाउंट बना देते हैं। फाइनल अकाउंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड, जिसे अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जैसे कहते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, उससे ओपनिंग कैपिटल निकल गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए, उससे क्लोजिंग कैपिटल निकल गई, और फिर कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस ड्राइंग वगैरह का एडजस्टमेंट करके निकाल दिया। और अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट के जैसा होगा। क्लियर है भाई? इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाने लायक एक ही था, जो कि पूछ लिया गया पिछली बार, यही पूछा गया था, ये वाली एंट्री पूछी गई थी। कर लोगे भाई? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे वाले में बढ़ते हैं। इसका इंड एज कौन सा था बताइए भाई, एग्रीकल्चर के लिए इंड एज कौन सा लगता है? एग्रीकल्चर के लिए इंड एज जो है वो कौन सा लगता है? इंड एज 41। भाई और किसी को याद था या एक को याद था? वैसा वैसा है कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग। अब इसमें जो है वो वैसे नॉर्मली जो कॉलेज की बुक्स है उसमें सोशल अकाउंटिंग लिखा है, सिलेबस में कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग लिखा है। इस वजह से ये कॉर्पोरेट के हिसाब से सेक्शन 135 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है सेक्शन 135, कि जिसकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। एक सेकंड में ये वापस देख लेता हूँ, मेरे को इसमें थोड़ा सा
हम्म, हंड्रेड करोड़ ये भाई। वेजेज वाली एंट्री, वेजेज आप कैश में देते हो तो क्या एंट्री करते हो, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आप उनको मिल्क क्रॉप या ऐसा कुछ देते हो, या फिर जैसे वेजेज के रूप में आपने उसको पैसा नहीं दे के आपने और कुछ चीज़ दे दी, जैसे बिल्डिंग दे दी, तो आप क्या करते हो, वेजेज अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग करते हैं। अगर वेजेज की जगह आप उसे जो वो मिल्क वगैरह दे रहे हो, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू मिल्क और क्रॉप जो भी उसे पेमेंट कर रहे हो वो हो जाएगा। इंड एज 41 है भाई, इंड एज 41 है जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लिस्ट याद कीजिए भाई, इंड एज की लिस्ट, रेशियो के जो है वो फॉर्मूले, वो अभी से याद करना शुरू कीजिए, एग्जाम तक का वेट मत कीजिए। क्या लिखा गया सेक्शन 135 में कि भाई जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या ज्यादा है, उससे ज्यादा है, और जिसका या उसका नेट प्रॉफिट जो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, कब, लास्ट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसे क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट का, कौन सा प्रॉफिट, जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बता रखा है उस प्रॉफिट का 2% जो वो क्या करना है, सीएसआर एक्टिविटी के लिए पैसा खर्च करना है। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेक्शन 135 जो वहीं पर लिख गया, 135 के अंदर ही कंपनी एक्ट में लिख दिया। और उनका कहना था कि भाई अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो सोसाइटी से बहुत सारी चीजें जो वो लेता है। याद कीजिए भाई, वो क्या कहते हैं कि भाई बिजनेस जो बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी से लेते हैं और सोसाइटी में बहुत सारी चीजों पे इम्पेक्ट डालते हैं, पॉल्यूशन वगैरह करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सब जब सोसाइटी से इतना ले रहे हैं तो उस केस के अंदर उनको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो अपने मन से वो चाहे जितना करें, वो उनकी इच्छा, लेकिन ये मिनिमम है और ये इतना उनको सोसाइटी के लिए करना चाहिए। हमने पूछा कितना करना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम पहले अभी जो है वो ये रिक्वायरमेंट सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए लगा रहे हैं, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका प्रॉफिट जो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, कब, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उसे क्या करना होगा, उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो उसका प्रॉफिट शो हो रहा है उसका 2% उसे क्या करना होगा, सीएसआर एक्टिविटी में खर्च करना होगा। हमने कहा सीएसआर एक्टिविटी क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो है आगे सीएसआर एक्टिविटी की लिस्ट है। उन्होंने कहा कि सीएसआर जो है वो ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नीड टू बी स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, उन पे काम जो है वो खर्च करना होगा। कैसे खर्च करना है, सीएसआर पॉलिसी होगी हर जो भी बिजनेस है उसकी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी उसके हिसाब से होनी चाहिए। और ये कुछ एक्टिविटी है जो शेड्यूल 7 के अंदर बता रखी है, उन्हीं एक्टिविटी के अंदर खर्च करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोकल एरिया और जो अपने नज़दीक के लोग हैं उनके, जहाँ पर वो कंपनी सिचुएटेड है, उनके लिए, उनके बेहतरी के लिए काम ज़्यादा करें। एक्टिविटी क्या हो सकती है भाई, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, या फिर ये याद नहीं रखो तो आप ये याद रख लीजिएगा कि कहाँ नहीं करने, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। यहाँ से एमसीक्यू बनाया जा सकता है सीएसआर के अंदर अगर बनाए तो, लोगों की भूख मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, न्यूट्रिशन जो है उसको पूर्ण करने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो उससे पहले उसे रोकने के लिए कुछ जो है कैंप वगैरह लगा रहे हैं उसके लिए, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, उसके लिए जो भाई शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर
लड़का और लड़की बराबर है उसकी इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए जो वो कुछ कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। सेटिंग अप होम्स फॉर द वुमन ऑर्फन और सीनियर सिटीजन, जो भी महिलाएं वगैरह है या अनाथ है, जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए वृद्धाश्रम वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके की अन्य इक्वलिटी को जो वो कम करने के लिए आप काम कर रहे हो, या फिर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये एनवायरनमेंट जो वो चलता रहे इसी तरीके से उसके लिए कुछ काम कर रहे हो, या फिर एनिमल वेलफेयर के लिए जो कुछ काम कर रहे हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ किले वगैरह उनकी सुरक्षा कर रहे हो, कलर करवा रहे हो, ऐसा कुछ करवा रहे हो, उनको सही बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो आर्म फोर्स है जो सेना में है उनके भले के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर रूरल और नेशनली रिकॉग्नाइज जो भी पैरा ओलंपिक या ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करने का कुछ काम कर रहे हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर या स्वच्छ गंगा फंड के अंदर या स्वच्छ भारत कोष के अंदर या फिर और एज में भी प्रेस्क्राइब जो भी है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डोनेशन वगैरह दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, आउटसाइड इंडिया खर्चा मत कर देना। ये मैराथन और अवार्ड या स्पॉन्सरशिप कर रहे हो जिसके अंदर देखने को तो लग रहा है कि लोगों की भलाई कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, ऐसा होगा तो वो CSR में नहीं माना जाएगा। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर एक्ट और स्टेचू, कोई अगर कानून के अंदर कुछ दे रखा है कि भाई जैसे लेबर लॉ है और लेबर लॉ के अंदर कह रखा है कि भाई आपको इतनी चीजें जो है वो करनी ही होगी, जैसे लेबर के जो हम्म, उनके लिए घर की व्यवस्था जो कंपनी को करनी होगी, अगर कंपनी की ये चीजें हैं तो टर्न हो रहा है इतना है तो फिर अगर आप वो उस कारण कर रहे हो तो वो यहाँ CSR एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगी। या आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दे रहे हो तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। या फिर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो सिर्फ ये MCQ जब भी बनेगा ना तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो इस पॉइंट से बनेगा कि एक कंपनी है उसने क्या किया, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दी, क्या वो CSR एक्टिविटी में आएगा? क्या नहीं आएगा। CA इंटर के अंदर जब भी लॉ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर CSR से यही पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या वो CSR एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा। अगर वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है कुछ काम कर रहे हैं तो वो CSR एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। सेक्शन 135 के अंदर कोई आपको डाउट हो तो बताइए। और ये काम कैसे होंगे, तो एक CSR कमेटी बनेंगे जिसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें एक जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होगा, और जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो इस दे रखी है अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर उस केस के अंदर उनके 2 डायरेक्टर जो है उनसे CSR कमेटी बन जाएगी। बाकी नॉर्मली CSR कमेटी में 3 जो है वो डायरेक्टर होंगे, 2 नॉर्मल और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अब ये जो प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी होते हैं उसके अंदर जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत होती ही नहीं है। वैसे ये पूरा सेंटेंस तो सही नहीं है एक्चुअल में, उसमें भी कुछ जो दे रखी है लिमिटेशन वगैरह, लेकिन जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है वहाँ फिर 2 डायरेक्टर के हिसाब से CSR कमेटी बन जाएगी। सेक्शन 135 में कोई डाउट हो तो बताइए। उसके अलावा लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ CSR रिपोर्ट भी डिस्क्लोज करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ CSR रिपोर्ट देनी होगी जिसमें क्या क्या खर्चा करना वगैरह। और अगर आप या तो खर्चा करो या एक्सप्लेन करो, ये जो है वो प्रिंसिपल चलता है, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल, मतलब कि या तो 2% खर्चा कर दो, अगर नहीं कर पाओ ना तो कारण बताओ कि भाई इस साल जो वो खर्चा क्यों नहीं कर पाए। न कर पाने का जो कोई ऐसी सजा नहीं दे रखी है। अगर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं ना तो वहां पर जो है वो क्या करते हैं, वहां पर कुछ जो है वो पेनल्टी वगैरह दे रखी है। CSR कमेटी है, 3 डायरेक्टर जो मिलकर CSR कमेटी बनाएंगे जिसमें एक जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है ही नहीं, जो कि नॉर्मली आता है कि प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत होती नहीं है, तो 2 लोग जो मिलके क्या बनेंगे, CSR कमेटी बनेंगे। ये कमेटी क्या करेगी, भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हो ना कि ये काम करने के लिए कमेटी बना, तो नई सोसाइटी का काम करवाने के लिए टप्पू सेना जो है उसकी एक कमेटी होगी और वो काम करेगी, वैसा कि ये जो है ये कमेटी क्या करेगी, CSR से रिलेटेड देखेगी भाई
प्रॉपर खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ, जो खर्चे से जिसको बेनिफिट पहुंचाना था क्या वो बेनिफिट पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमें किस मामले में जो वो ज़्यादा ध्यान देके जगह पर खर्चा करना चाहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें जो वो देखेगी CSR कमेटी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो बताइए भाई, यहाँ तक जो है वो कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है भाई, सेक्शन 135 क्लियर है। फिर ये दे रखे भाई, इससे आगे जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा लगभग जो वो रटने लायक ही है। तीन जो वो अप्रोच दे रखी है और तीन तरीके दे रखे हैं वो रटने। डिफरेंट नेम्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग, थोड़ा इन सबको देख लीजिएगा। इस यहाँ तक वाले में तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी जो है वो सोशल अकाउंटिंग का ही नाम दे रखा है। जयंत पारिक और खंडेलवाल करके एक बुक है, उसके हिसाब से जो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग जो वो सेम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग नाम से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये क्या होता है कि भाई अब अल्टीमेटली देखो, सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई हम जो है वो, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, लेखांकन करना, जो भी चीजें हो रही है वो लिखना। अब सोसाइटी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं उसको अपन कैसे लिखें, तो उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए। अभी तक इसको इस चैप्टर को ज़्यादा रिलेवेंस नहीं मिलने का कारण ये क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई चाहे अपने हिसाब से तो वो बनाए, और अगर देगा तो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होगा, एक सप्लीमेंट्री पार्ट होगा। मतलब कि आगे वाले को जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से देना चाहो तो दे दीजिए। वैसे वैसे सोशल ऑडिट है वो भी अभी मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, तो उस हिसाब से कोई भी उसकी भी खास जरूरत है नहीं। ये सोशल अकाउंटिंग और ये जो नाटक होते हैं वो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री के होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा लिया होता है, सारा डेवलपमेंट कर चुके होते हैं, तो उनको ये सारे सोच ले जो सोचते हैं। अपने जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर बिजनेसमैन जो है वो अभी पैसे के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि जनता भी अभी जो ज़्यादा तक पैसों के बारे में ही ध्यान दे रही है, क्योंकि हम सारे डेवलपिंग कंट्री में उतने डेवलप्ड या उतने मैच्योर हुए नहीं है। इस कारण अभी इसको मैंडेटरी करना जो वो पॉसिबल भी नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेम तो नहीं है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग अलग पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है और अपने एग्जाम के हिसाब से दोनों सेम है। बाकी एनवायरनमेंट जो वो पर्टिकुलर सिर्फ एनवायरनमेंट पे इफेक्ट देखता है, और सोशल जो वो पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखता है, जिसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होता है। बाकी कुछ हद तक सिमिलरिटी है, इस वजह से इसको लिखा गया है, और लिखा गया तो वो अपन भी यही मानेंगे यहाँ पर, है ना। एनवायरनमेंट भी क्या है अल्टीमेटली, अपने आसपास जो भी चीजें हैं वो सारा का सारा एनवायरनमेंट है, और सोसाइटी क्या है, जो भी अपने आसपास है वो सारा का सारा सोसाइटी है। अपने को लगता है कि समाज का मतलब जो है वो इंसान ही है, बाकी एक्चुअल में सोसाइटी का सही मायने में अगर मतलब देखें तो वो एनवायरनमेंट ही है, उसके अंदर सब चीजें आएगी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट बनाया जाएगा, और वो स्टेटमेंट क्या करेगा, इन मामलों के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा कि भाई एनवायरनमेंट के बारे में हमने क्या काम किया, कम्युनिटी के बारे में क्या काम किया, एनर्जी के बारे में हमने क्या काम किया, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में क्या काम किया, और हमारे प्रोडक्ट जो वो क्या थे। अल्टीमेटली देखो, वैसे देखने में ये लगता है कि भाई इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन ये भी चीज़ है इसकी कि सोशल अकाउंटिंग जो जब ये इम्पैक्ट डालता है ना, तो इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जैसे कि मैगी जो था उसको एक बार के लिए पूरी तरीके से मार्केट से बाहर कर दिया गया था, जब बीच के अंदर ये न्यूज आई थी कि जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है और वो सारा का सारा अनहाइजेनिक है, और जिसके कारण जो बीमारियां लग सकती है, और बहुत सारी बीमारियां बताएगी कि ये बीमारियां जो हो सकती है। मैगी को पूरा जो मार्केट से बाहर कर दिया गया। तो अल्टीमेटली अगर इस तरीके का इम्पैक्ट ना आए, इससे अच्छा है कि आप पहले से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जाएगा, तो वो मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ जो पहुंचाए। एनवायरनमेंट को भाई अल्टीमेटली कुछ भी करोगे, प्रोडक्शन वगैरह करोगे, तो एनवायरनमेंट को नुकसान तो होगा, लेकिन उसके बदले में आप और कुछ जो जरिए, कुछ और काम के जरिए उसे वापस रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप ये क्लासमेट की जो नोटबुक खरीदते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि भाई एक जो नोटबुक खरीदते हैं उसमें हम 1 रुपया जो है वो
बच्चों के एजुकेशन के लिए देते हैं, और या फिर कहा जाता है कि भाई 1 रुपया जो हम प्लांटेशन के लिए देते हैं, इस तरीके के। तो ये सारे सारे काम क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है कि भाई स्टेटमेंट जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देगा। ये 5 पॉइंट है ना, इन 5 पॉइंट में से दिया जा सकता है कि 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट नहीं है। 3 लिख दिए और एक नहीं लिखा। एनवायरमेंट, कम्युनिटी, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्ट। ये आगे वाली जो चीजें हैं भाई, इनको लगभग सारा ही रटने वाली चीजें हैं। उसके बाद में एक लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट, उन्होंने क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द 4 मेजर एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस, की ये 4 एरिया है जहां पर कॉर्पोरेट को अपना सोशल परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भाई अल्टीमेटली जो भी सामाजिक उत्थान है उसके लिए काम करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए कि भाई उनके अंदर कुछ स्किल या कुछ उनके ट्रेनिंग के लिए काम करना चाहिए। या फिर फिजिकल रिसोर्स और इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जैसे उनका फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उसके बदले में जो वो कम्युनिटी मतलब समाज, कहाँ पर थे अपन, हाँ जैसे इन्वायरमेंटल के अंदर क्या होगा, कि भाई जैसे फैक्ट्री की वजह से ये पॉल्यूशन वगैरह तो हो रहे हैं। अब पॉल्यूशन हो रहे हैं तो उसके बदले में क्या किया जा सकता है, उसको तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि प्रोडक्शन तो रुकेगा नहीं। तो उसके लिए उसके अगेंस्ट के अंदर ऐसा किया जा सकता है कि भाई पेड़ पौधे लगा दो ताकि एनवायरनमेंट जो वो रेक्टिफाई हो। अल्टीमेटली यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आज भी चल जाए, आज भी काम नहीं रुके और आगे भी नहीं रुके, कि भाई जितना जरूरत है उतना तो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे वाटर जो है उसका भी कंज्यूमशन, अब जितनी हमें जरूरत है उतना तो वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कंज्यूमशन इस तरीके से हो कि हम भी कंज्यूम करें और आने वाली पीढ़ियां भी उसे क्या कर पाए, कंज्यूम कर पाए, उनके लिए भी अवेलेबल हो। तो जितना हम जो है वो यूज कर रहे हैं उतना ही उसके बदले में हमें वापस एनवायरनमेंट के लिए कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके का प्रोटेक्शन जो वो करना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन, जो आप प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बना रहे वो भी अल्टीमेटली एक तरीके से सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो अपलिफ्टमेंट का काम करता ही है। भाई जो भी कोई भी काम कर रहा है, जैसे मोबाइल है तो एक तरीके से बहुत सारी फैसिलिटी दे ही रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो भी चीज़ें बनाई जा रही है, बिस्किट वगैरह जो भी है, तो वो प्रोडक्ट जो वो आपका सही होना चाहिए, वो सोसाइटी पे सही इम्पैक्ट डाले। आपका जो बिस्किट है वो हेल्थ वाइज जो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खराब हो। सर्विस के हिसाब से आपकी जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस जो है वो अल्टीमेटली समाज के अंदर कुछ अच्छी चीज़ जो वो लेके आए। आप जो टिकटॉक पे वीडियो मत बनाएं और इस तरीके के काम नहीं करें, कुछ अच्छा काम करें, तो वो आपकी सर्विस जो वो अच्छी होगी और समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग नाम और लिखे हुए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी या कॉर्पोरेट सिटीजनशिप या फिर कॉर्पोरेट सोशल इन्वेस्टमेंट या द ट्रिपल बॉटम लाइन। ये याद रखिएगा, इसको एक द ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहा जाता है कि भाई तीसरी जो सबसे नीचे की लाइन है वो ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्टीमेटली भाई पहले और दूसरे पे तो भाई हर कोई जो वो बिजनेस कर रहा है तो पैसा वैसा कमाना है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन तीसरी लेयर जो उसकी ह्यूमन रिसोर्स में जो उनके एम्प्लॉय है उनका डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो सारा सारा क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये आप वर्ड सुने होंगे, ये नेट वगैरह जो करवाते हैं उसको, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, HRDA है ऐसा कुछ नाम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है ऐसा कुछ है। तो वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके के स्किल दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनसे सिर्फ अपना काम ले ले, उसको आगे जो वो और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और उसमें स्किल डालने के लिए कुछ नए काम जो वो करें। सारी थियोरेटिकल बात है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इनके नाम याद रखिएगा भाई, नाम में बाकी तो सारे सेम है, एक ये याद रखिएगा ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहा जाता है। सोशल रिपोर्टिंग के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, नॉर्मल है कि भाई एक तो रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन मिले, फ्री फ्रॉम बायसनेस, उसमें कोई भी तरीके के पक्षपात के हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं दे हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो आगे वाले को समझ आनी चाहिए, टाइम पे देनी चाहिए, वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए कि अपन कह रहे हैं कि अपन 1000 पेड़ लगाए तो
आगे वाला जाके अगर उसको भरोसा नहीं हो तो चेक कर सके। तो रिपोर्टिंग ऐसी हो कि जैसे दो फॉर्म में, तो इसकी और सेकंड वाले का जो आपस में क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जा सके। किस तरीके से जो परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, एक तो डेस्क्रिप्टिव रिपोर्ट। डेस्क्रिप्टिव रिपोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक ऐसे टाइप लिखा जाता है कि हमने इस साल के अंदर 1000 पेड़ पौधे लगाए जिससे बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन की वजह से जो लोगों को सांस लेने में जो मदद मिलेगी, आज कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके कारण लोगों को सांस लेना जो मुश्किल होता जा रहा है, ओजोन लेयर के अंदर जो नुकसान हो गया, ये सारी चीज़ें इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, पूरा ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा है इन्वेंट्रीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ सोशल वेलफेयर, कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो वो कितना जो समाज के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई हम अल्टीमेटली जो पढ़ा रहे हैं उसके कारण जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है, लोगों की समझ जो बढ़ रही है, और हम उसके लिए और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप हर कंपनी की जो टैग लाइन देखोगे ना, जैसे पूरा इंडिया स्वस्थ या फिट इंडिया या इस तरीके की लाइन, तो वो देखोगे तो आपको वो वहां पर ये दिखेगा कि वो अल्टीमेटली वहां पर क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट के जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि हम सोसाइटी के अंदर ये काम जो वो करना चाह रहे हैं। टाइम रिकॉर्ड, कि भाई हमारा एम्प्लॉय जो वो कितना जो है वो इस प्रोडक्ट और सर्विस पे काम करना करते हैं, कितना टाइम देते हैं, ताकि ये जो सोशल जो वो वेलफेयर हो उसका कितना अच्छे से हो। एक जैसे कि कोई कंपनी है, एक जो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड काम करवा रही है, मशीन से काम करवा रही है, एक जो वो एम्प्लॉय से काम करवा रही है, तो एम्प्लॉय की वजह से उनको रोजगार वगैरह मिल रहा है। वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी जा सकती है। बाकी सारी बातें हैं कहने की, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट ट्रैकिंग, कितना खर्चा लग रहा है, किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट ने बताए हैं ये फैक्टर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तीन तरीके, इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये और ये थ्री स्कूल ऑफ थॉट, ये तीनों जो है वो इनके नाम याद रखिएगा। काइंड्स ऑफ सोशल रिपोर्ट, सोशल रिपोर्ट किस किस तरीके से बनाई जा सकती है, ये इन तीनों के भाई नाम जो है वो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा किस किस तरीके से। लिनोवा सोशल इकोनॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या कहा कि आपको इन एरिया के अंदर बताना होगा, जो भी आपने काम किए ना उसको इन तीन कैटेगरी के हिसाब से बांटना होगा। कि रिलेशन विद पीपल, कि आदमियों के लिए आपने क्या काम किए हैं, रिलेशन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए आपने क्या किया है, और रिलेशन विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर आपने ऐसा क्या किया है ताकि आप सोसाइटी के अंदर आपका प्रोडक्ट जो वो अच्छा या बेहतर जो वो कर पाए, सोसाइटी को जो वो फायदा पहुंचा पाए, तो उसके लिए आपने क्या काम किया। तो इसने कहा कि इस तीन एरिया के अंदर क्या करनी, जो भी सोशल रिपोर्ट है उसको इन तीन कैटेगरी के अंदर बांट के बताना है। फिर उसके बाद में एक सैडलर मॉडल आया, सोशल इनकम स्टेटमेंट। तो इसने क्या कहा, एक इनकम स्टेटमेंट बनाइए, उसमें फॉर्मेट लिखिए कि भाई आपने समाज के लिए क्या क्या अच्छे काम किए, और उसमें से जो खराब काम किए उनकी वैल्यू जो वो हटा दीजिए। वैसे एयर पॉल्यूशन की वैल्यू और वाटर पॉल्यूशन की वैल्यू वगैरह जो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, उससे आपको नेट सोशल प्रॉफिट आ जाएगा। और तीसरा जो लोवे और स्पार्क्स मॉडल, उसने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट, इसने कहा कि बजट और एक्चुअल जो है उनका कंपेयर करके बताइए कि आपने बजट क्या बनाया था कि भाई सोसाइटी के लिए क्या काम करेंगे, और एक्चुअल में कितना खर्चा किया। ये एक इंडिया की कंपनी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मॉडल इन इंडिया, एमएमटीसी जो है वो ये डिस्क्लोज करती है, ये वो उसकी अपनी एक रिपोर्ट का तरीका है। बाकी इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये तीन जो वो ध्यान रखिएगा। पहले ने जो वो इस लिनोवस ने क्या कहा था कि भाई आपको अल्टीमेटली तीन कैटेगरी में बांट के बताना है। सैडलर जो है उसने क्या कहा था, आप एक इनकम स्टेटमेंट के जैसा बना के बताइए। और तीसरा जो लोवे और स्पार्क्स, उसने क्या कहा था, आप एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट बनाइए और उसका एक्चुअल में होती नहीं है, कैलकुलेट होती नहीं है। यही तो इसी वजह से सोशल अकाउंटिंग अभी तक जो मैंडेटरी नहीं हुआ है। ये सारी बातें जो करने के बाद में बाकी लोगों ने कहा कि कैसे बेवकूफ जैसे बात कर रहे हो, ये कैसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे। समझ आ रही बात, ये जो है इसको कैलकुलेट करना जो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट करें। थ्योरेटिकल है, एक बार देखिएगा, बाकी क्वेश्चन इसका सिंपल रहेगा और कुछ भी जो वो
इसमें नहीं किया जा सकता। बाकी न इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, न आपको वैल्यू कैलकुलेट करने का पूछेगा, न किसी का पूछेगा। बस ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इनकम स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाया जा सकता है, या फिर लोएस्ट ने जो वो तीन कौन सी कैटेगरी के अंदर बांटा है, या फिर ये पूछा जा सकता है, सॉरी, ये बजट के बारे में जो कौन बात करता है, ये लोवे और स्पार्क्स, और ये इनके नाम से जो पूछा जा सकता है। इसके बाद में तीन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सोशल अकाउंटिंग की तीन अलग अलग तरीके की जो थ्योरी चलती है, कुछ जो वो ये इस तरीके से कहते हैं और कुछ जो कहते हैं कि इस तरीके से करो, और कुछ जो वो इस तरीके से कहते हैं। पहला जो वो इंटीग्रल वेलफेयर या थ्योरेटिकल अप्रोच, इन्होंने कहा कि हर काम जो भी करो ना आप, उसमें ये चीज हर बार सोचो कि आप ये काम जो कर रहे हो, है ही नहीं, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए सोशल वाला जो है वो भी मैंडेटरी नहीं है। सीएसआर एक्टिविटी मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, तो या तो सीएसआर से पूछा जाएगा, या फिर इन्होंने पिछली बार जैसे पूछा था कि इसके अंदर क्या क्या काम होगा, तो समाज के लिए काम होगा, ह्यूमन रिसोर्स के लिए होगा, और इस तरीके का, और लास्ट में ऑल ऑफ द वो दे रखा था। कुछ डेफिनेशन बनाई थी अलग अलग, और उनका लास्ट जो वो ऑल ऑफ द वो दिया था। ठीक है, इसका कारण ही जो है इस चैप्टर का, नहीं तो ये चैप्टर जो आपके मेन सिलेबस के अंदर आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बेकार है, कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई। अल्टीमेटली सब चीजें जो है वो पोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां कर रही है। लोगों को कहा जाता है कि भाई गाड़ियां जो आप कम यूज करो, इस तरीके से करो। गाड़ियों का जो पॉल्यूशन 1 या 2% या 10% मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों को हो रहा है। नदियों को खराब कौन कर रहा है, आदमी नहीं कर रहा है, फैक्ट्रियां कर रही है। उनका जो वो अल्टीमेटली केमिकल वगैरह जो नदियों में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनको नुकसान हो रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी उनकी बनती, बिल्कुल बनती है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए वापस, और वो नहीं भी करते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में बिजनेस जो है वही मेन चीज है, उसी के ऊपर जो रोजगार जो वो टिके होते हैं, तो उसको ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। सरकार भी उनके सामने क्या होती है, लाचार होती है। ये जब कंट्री डेवलप्ड हो जाती है ना, तो वहाँ की जनता जागरूक होती है, और वो कहती है कि भाई नहीं, अब हमें इतनी जरूरत नहीं है कि आप हमारी नदियों को और इनको हवा को खराब करो, इस वजह से ये चीजें करो। तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वही इन चीजों को जो कंपल्सरी कर सकते हैं। इंडिया जैसा जो है वो नहीं कर सकते, ना चाइना कर सकता है। अभी अपन डेवलपिंग कंट्री में, तो अपन समझा सकते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखो। तो इंटीग्रल वेलफेयर ये जो है, देखो ये भी कहाँ से, जर्मन इकोनॉमिक्स के हिसाब से जर्मन लोगों ने कहा कि भाई एक पहले जो थॉट ऑफ स्कूल है, ये क्या कह रहे हैं कि जो भी कंपनी जो भी काम कर रही है, हर काम से पहले वो ये सोचे कि उसका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट होगा, और फिर उसके हिसाब से काम करे। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, उसके अंदर जुड़ा हुआ हिस्सा। तो हर काम के अंदर ये एक तरीके से, हाँ, अपन जो बुक में कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम्म, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, डेवलप्ड एन इंटीग्रल असेसमेंट सिस्टम ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। हर काम करो उसका देखो कि भाई सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये इमर्ज फ्रॉम द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जर्मन इकोनॉमिक्स, उनके हिसाब से आया। ये ध्यान रखिएगा कि इचोन करके उसने एक इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था कि क्या चीज है, और उसकी बुक थी सोशल अकाउंटिंग, जिसके अंदर इसने इसके बारे में बात की थी। ठीक है। दूसरा है सोशल इंडिकेटर अप्रोच। सोशल इंडिकेटर, इंडिकेटर के अंदर क्या होते हैं कि कुछ साइन मिलते हैं कि भाई सोसाइटी के लिए अपन जो अच्छा कर रहे हैं, या सोसाइटी के लिए बुरा कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से उसने बताते हैं कि भाई अपन क्या क्या काम करेंगे तो जो अच्छे होंगे, और कौन कौन से काम जो हो बुरे हैं। इसमें बस बाकी सारा थ्योरी है। बाकी ये ब्रूममेट जो है वो, इसने 5 प्रोबेबल एरिया बताए थे जहां पर ये पता कर सकते हैं कि नेट इनकम कितना कंट्रीब्यूशन है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, एनवायरनमेंट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक और
प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा अंदर इसमें बुक में भी नहीं लिखा है। तीसरी थॉट है अकाउंटिंग फॉर टारगेट एंड रिपोर्टिंग। ये कहता है कि एक काम करो, सोसाइटी के लिए या सोशल एम जो है वो बनाओ, और उसके हिसाब से आप फिर उस एम को आपने कितना अचीव किया है उसका अकाउंटिंग करोगे। भाई आप पहले तो टारगेट बनाओ कि हम जो 1000 पेड़ लगाएंगे, फिर जो लास्ट में पता करो कि आप कितने पेड़ लगाए हैं। इस तरीके से इवेल्यूशन और रिपोर्ट करो। सोशल ऑडिट मन करे तो करवा लो, मैंडेटरी तो है नहीं, सप्लीमेंट्री ऑडिट जैसा होगा। ये है भाई सोशल अकाउंटिंग। बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेक्शन 135 से पूछा जाएगा, और अगर उसके अलावा कहीं और से पूछा जाएगा तो वो आप लॉजिकल आंसर दे सकते हो। है क्या कोई डाउट? तो ऐसे डाउट जो है उससे अच्छा है कि इसमें जो चीज़ें लिख रखी है, जो जो नाम लिख रखे हैं उनको 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि एमसीक्यू में याद आ जाए और आप चिपका दो और आपकी सोशल अकाउंटिंग कंप्लीट हो। ठीक है भाई, नोट्स जो है मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। बाकी एक बार जो ये कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ तक का आप वापस एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और नोट जो है उसको बार बार देखिएगा। इसको जितना ज़्यादा बार देखोगे उतना आपको ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पहली बार पढ़ोगे तो आपको नोट्स जो वो नॉर्मल चीज़ें लगेगी, फिर दूसरी तीसरी और चौथी बार देखोगे तो आपको फिर एग्जैक्ट नोट्स में जगह याद आने लगे कि हाँ इस नोट्स के अंदर उस वाली जगह पे ये चीज़ जो वो लिखी हुई है। तो कुछ चीज़ अगर भूलोगे तो वहाँ से भी जो है वो करना है। कॉर्पोरेट के अंदर अपने एक चैप्टर बचा है, उस चैप्टर को जो अपन संडे को ऐसा कुछ लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे एक बार वापस देखना है भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे है कुछ भी नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी 11-12 की बुक से एक बार उसको वापस मैं देख लूँ तो मेरे को खुद को तसल्ली होगी भाई हाँ अब इसमें से कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं, वो कुछ छोटे से पॉइंट अगर हो ऐसा नहीं हो कि वो रह जाए। तो वो एक ही चैप्टर है जिसके अंदर मैनेजरियल रेम्युनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अपन करेंगे। थोड़ी क्लास जो वो लंबी रखेंगे, और उसके साथ साथ एक बार शेड्यूल 3 जो वो साथ ही साथ उसी दिन डिस्कस कर लेंगे, ताकि फॉर्मेट के अंदर भी पता चल जाए और कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है वो भी पता चल जाए। और कोई डाउट हो तो आराम से जो है वो पूछ सकते हैं। समझ आ रही बात? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपन वो जो है क्लास थोड़ी एक बार नोट्स बन जाए उसके बाद ही लेंगे। उसके अलावा थोड़ा मैं एक बार वो कंपनी एक्ट के अकाउंट और ऑडिट वाले सेक्शन भी एक बार देख लूंगा, ताकि उसमें कुछ ऐसा पॉइंट अगर लगे कि वो कुछ और चीज़ जो वो बतानी रह गई है। वैसे अपन ने सारे सेक्शन साथ ही साथ जो पूरे पढ़े हैं, बाकी कुछ रहा होगा तो वो भी कवर कर लेंगे, तो उसको 6-7 दिन बाद में अपन ले लेंगे। नोट्स को भाई जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, है ना? क्लियर है भाई? ठीक है, तो भाई हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, इतनी देर मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो अपन नेक्स्ट अपन कल से वापस अपने स्टेट्स जो वो शुरू करेंगे। ये जो है इसका रिवीजन कर लीजिएगा 6-7 दिन के अंदर, ताकि उतने में जो है फिर वो एक चैप्टर और कर देंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।